नमस्कार दोस्तों। यूं तो मैंने सरोकार के लिए सैकड़ों साक्षात्कार किए हैं, लेकिन आज हमारे साथ एक ख़ास शख्सियत प्रीता हरित जी हैं, जो कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से प्रिंसिपल कमिश्नर के पद से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेकर समाज सेवा की दिशा में आगे बढ़ रही हैं। प्रीता हरित जी ने एक संगठन बनाया है, बहुजन सम्यक संगठन। इस संगठन के माध्यम से वे दलित और पिछड़े और वंचित समाज के साथ साथ अल्पसंख्यक समाज और कमज़ोर तबके की सेवा में रात दिन लगी हैं। उनसे जानते हैं कि समाज सेवा के क्षेत्र में आने के लिए उन्होंने क्यों अपनी इतनी प्रतिष्ठित जॉब छोड़ दी और आज वे एक जाना पहचाना नाम है। उनसे जानते हैं उनकी इस पूरी यात्रा को लेकर कि उनके प्रशासनिक अनुभव कैसे रहे, सामाजिक तौर पर लोगों से संवाद जब वो करती हैं उनकी किस तरह की समस्याएं होती हैं, और देश में आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक माहौल क्या है। ख़ास तौर से लॉकडाउन की स्थिति में देश के नीति निर्धारक, हमारे प्रधानमंत्री और राज्यों के मुख्यमंत्री और विपक्ष के नेता किस तरह की रणनीति अपना रहे हैं और समाज में देशवासियों के लिए किस तरह की व्यवस्था कर रहे हैं ताकि इस महामारी से नागरिकों को बचाया जा सके। इसी तरह के और कुछ व्यक्तिगत सवालों से रूबरू होंगे। आइए मिलते हैं प्रीता हरित जी से। सबसे पहले आपके मन में बहुजन सम्यक संगठन बनाने का विचार कब और कैसे आया? बहुत ही एक आध्यात्मिक सवाल है ये। मेरे जीवन का एक बहुत बड़ी घटना हुई थी मेरे साथ। मैं उस समय 2013 की बात है, मैं अपने ऑफिस में बैठी हुई थी और उससे पहले मैं काफ़ी समय से मैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश के इधर गाँवों में जाने लग गई थी, क्योंकि कोई रेप का मामला आता था, कोई उत्पीड़न का मामला आता था। मेरठ के हाईवे पर 2 महिलाओं को, माँ बेटी को निर्वस्त्र कर दिया था और उनको सड़क पर चलने के लिए मजबूर कर दिया था समाज के दबंगों ने। और मैं वहाँ पे भी गई थी। यहाँ पे एक लड़की का बलात्कार कर दिया था जो दलित समाज की थी, और उसका जो भाई था वो अपंग था एक गांव में। और मैंने वहाँ जा कर के पुलिस के लोगों को बाध्य किया था, दबिश दिलवाई थी, और जो अपराधी थे, जो बलात्कारी थे, उनको गिरफ्तार करवाया था। इस तरह के कई मामलों में मैंने उस समय पे दखलंदाजी की थी। देखते ही देखते एक बहुत बड़ा समाज, एक बहुत सारे लोग जो कि समाज के प्रति सरोकार रखते हैं, जो चाहते हैं कि हमारे समाज के साथ इस तरह की बदतमीज़ी ना हो, उनके साथ इस तरह का शोषण और उत्पीड़न ना हो, अपराध ना हो उनके प्रति, तो वो सारे लोग जुड़ गए थे। तो एक दिन ऐसे ही मैं सोच रही थी कि सब लोग कहने लगे कि आप संगठन बनाएं, संगठन के माध्यम से बहुत सारे लोगों का भला आप कर सकेंगी। तो मुझे एक रात को स्वप्न दिखा। उस स्वप्न में, क्योंकि हम दिन रात बाबा साहब का नाम लेते थे, मान्यवर काशीराम साहब की विचारधारा को आगे लेकर चलते थे, बाबा साहब की विचारधारा को लेकर चलते थे, तो रात में मैंने सपना देखा कि मान्यवर काशीराम साहब मेरे सपने में आए। और आए तो उन्होंने मेरे सर पे हाथ रख करके मुझे एक तरह से आशीर्वाद दिया। उन्होंने 3 बार सम्यक शब्द का उच्चारण किया सपने में। उन्होंने कहा सम्यक, सम्यक, सम्यक। और उसके बाद वो सपना उतना ही मुझे याद है। मैं सुबह उठ के ऑफिस गई। ऑफिस जाके मैंने पहला काम ये किया कि कंप्यूटर पे मैंने अपने संगठन का नाम टाइप किया, बहुजन सम्यक संगठन। और देखते ही देखते मुझे लगा कि ये बहुत ही सही नाम है। इस नाम के पीछे मान्यवर काशीराम साहब का आशीर्वाद भी है, और उनको और बाबा साहब की विचारधारा को मैं घर घर में पहुंचाना चाहती हूँ। मुझे ऐसा लगा कि शायद इससे अच्छा नाम कोई नहीं हो सकता। संगठन का निर्माण हो गया। फिर जो भी उसकी टेक्निकल ज़रूरतें थी, पेपर वर्क था, कागजी कार्रवाई थी, वो हमने की। और देखते ही देखते संगठन को हमने पूरे देश में हर व्यक्ति के मुंह पे पहुंचा दिया और हर व्यक्ति को उससे जोड़ दिया। आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में बड़ी अधिकारी रही हैं। लोग टैक्स देते हैं। जब कोई महामारी आई या कोई आपत्ति आई देश के ऊपर, तो सरकार को उसमें जो है नागरिकों की मदद करना चाहिए। इस आपात स्थिति में लोगों ने बहुत ज़्यादा चंदा भी दिया है सरकार को, और बड़े बड़े उद्योगपति आगे भी आए हैं। बावजूद इसके लोगों को जो है रोटी नसीब नहीं हो रही है।
और सरकार जो है, प्रधानमंत्री ने अपने ही नाम से एक पीएम केयर फंड बना लिया और उसमें लोगों से पैसा लिया, तबकि प्रधानमंत्री राहत कोष पहले से चला आ रहा है जब से देश आज़ाद हुआ है, उसमें लेना चाहिए था। तो ये एक नया जो कोष बनाया गया है, इसके पीछे क्या सोच रही होगी उनकी। और दूसरा, लोगों को खाने को भी चीज़ें नहीं मिल रही हैं इस लॉकडाउन की स्थिति में, इससे कैसे निपटना चाहिए सरकार को। दोनों सवालों को मैं अलग अलग जवाब देना पसंद करूंगी। पहली बात तो कि लोगों को रोटी मुहैया नहीं हो रही है, उसका कारण कहीं कुव्यवस्था है, सरकार की कुव्यवस्था है, संस्थाओं की कुव्यवस्था है, और देश की बहुत बड़ी आबादी है। एक साथ इतने सारे लोग सड़कों पर हैं, इतने सारे लोग के पास रोजगार नहीं है, पैसे ख़त्म हो गए, और हर व्यक्ति इतना प्रिविलेज नहीं है, उसके पास इतनी सुख सुविधाएं नहीं है कि वो अपना 3 महीने का या 2 महीने का लॉकडाउन झेल सके। तो इन हालात में सरकार को पहले से ही इस चीज़ का प्लानिंग करनी थी, प्रावधान करना चाहिए था कि हर जगह ईमानदारी से लोगों को भोजन मुहैया कराना चाहिए था। ये पहला सवाल है। दूसरा सवाल इससे लिंक्ड ही है, क्योंकि आपने पीएम केयर्स फंड की बात की है। मैं ये मानती हूँ कि पहले से ही कि प्रधानमंत्री राहत आपदा कोष जो भी था, जो पहले से ही है, जो कि एक संवैधानिक संस्था है, संविधान के माध्यम से उसका निर्माण हुआ है। तो अभी जो दूसरी संस्था बनाई है, ये तो कोई संवैधानिक संस्था नहीं है, ये तो एक ट्रस्ट है। तो वैसे ही एक बनाया है, उसमें पीएम केयर्स लगा देने भर से ही उस संस्था को पूरी तरह से वो दर्जा नहीं प्राप्त हो जाता जो दर्जा पहले वाली संस्था को है। तो पीएम केयर्स फंड में बहुत, और मज़े की बात है कि पीएम केयर्स फंड में बहुत सारा फंड प्रधानमंत्री पहले से ही जनरेट करवा चुके हैं। बहुत बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट ने, बड़े बड़े वीआईपीज ने, खिलाड़ियों ने, एक्टर्स ने, बड़े बड़े समाज सेवियों ने उसमें बहुत बहुत हज़ारों के, करोड़ों की संख्या में के पैसा दिया है, दान चंदा दिया है। अब बात यह आती है कि उस पैसे का इस्तेमाल किस तरह से हो रहा है, क्योंकि अभी तक भी उसका ऑडिट का हमें पता नहीं, क्योंकि जो प्रधानमंत्री राहत आपदा कोष था उसकी जो ऑडिट होने के लिए एक बाहरी संस्था का की सेवाएं ली जाती हैं, इसकी ऑडिट का भी कोई पता नहीं। इसमें कितना चंदा आया उसका भी हमें कुछ नहीं पता, क्योंकि वो कोई प्रावधान ही नहीं है बताने का। वो उन्होंने नियम ऐसे बनाए हैं कि कोई पता ही नहीं कि कितना पैसा आ रहा है, किस मद पर कितना पैसा कब कब खर्च होगा, इसके बारे में भी कुछ नहीं पता। क्योंकि राहत आपदा कोष में से तो एक नियमित तौर पर उसकी जानकारी दे सकते हैं, और पैसे को इस्तेमाल भी एक सीमित समय में करना होता है। यहाँ तो पता ही नहीं कि पैसे को इस्तेमाल कब करना है, आज करना है या इलेक्शन के टाइम पे करना है, कुछ भी नहीं पता। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि हम पूछ नहीं सकते कि हम पूछने जाए तो किससे पूछने जाए। आज हम किससे पूछें? फिर हमें ये कहा जा रहा है कि आप अपनी 1 दिन की सैलरी दे दीजिए। हमें ये कहा जा रहा है, सरकारी नौकरों को, सरकारी जो कर्मचारी हैं उनसे कहा जा रहा है कि हर महीने 1 दिन की तनख्वाह दान दे दीजिए उसमें पीएम केयर्स फंड में। अपना डीए फ्रीज करवा दीजिए, 2021 तक, जुलाई तक डीए फ्रीज करवा दिया। इसके अलावा लोगों ने पहले ही बहुत सारा दान चंदा दे दिया, जो लोग कुछ भी नहीं थे उन्होंने भी दिया, हमने भी दिया। और उसके बाद हमें ये कहा जा रहा है कि किसी गरीब को खाना भी खिलाइए। फिर हमें ये कहा जा रहा है कि बाहर भी मत जाइए, काम भी मत करिए। फिर हमें ये कहा जा रहा है कि मास्क बांटिए, सैनिटाइज़र बांटिए। हम ही सब कर लेंगे। फंड हम वहाँ दे आए, अपनी 1 दिन की तनख्वाह हम वहाँ दे आए हर महीने, अपना डीए हमने पहले ही दे दिया। एक एक अधिकारी को 2 से 5-6 लाख का जो है नुकसान होगा 1 साल में, वो उनका नुकसान है, लेकिन चंदा वहाँ जाएगा। उस चंदे का सही तरीके से उपयोग कहाँ हो रहा है उसके बारे में कोई जानकारी नहीं आ रही। आज अभी कुछ दिन पहले, आज के आंकड़े मैं नहीं बता पाऊंगी क्योंकि मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन कुछ दिन पहले मात्र 120 करोड़ रुपए खर्च हुए थे टेस्टिंग के ऊपर। मात्र 120 करोड़ रुपए खर्च करने के पीछे आपने हजारों करोड़ रुपया ऑलरेडी दान चंदा ले लिया, और आपने सारे देशवासियों के दिलों में देशभक्ति भर दी, समाज के प्रति सेवा का भाव भर दिया। हर व्यक्ति जा रहा है और दान कर रहा है, हर व्यक्ति जा रहा है, सेवा कर रहा है। हमने तो ऐसे ऐसे लोगों को सेवा करते हुए देखा इस कोविड के समय में, जो लोग खुद कमाते थे और खाते थे, वो भी आटा, दाल, चावल, तेल, मसाले की पुड़िया बना बना करके बांट रहे हैं। तो जब हम सब लोग इतना कर सकते हैं, तो क्या हम सब लोगों को ये जागरूकता नहीं है कि हम प्रश्न उठाएं, हम पूछें
कि जो हज़ारों करोड़ों रुपया लिया है उसका किस तरीके से इस्तेमाल आप करने वाले हैं और कितने दिन में करने वाले हैं। मैं समझती हूँ जनता मूर्ख है। ये जनता को इसकी मूर्खता से हर हालत में छुटकारा दिलाना ही होगा। जनता को ये समझ में आना चाहिए कि जो सरकार है वो कुव्यवस्था की शिकार है, इसीलिए आज मजदूर भूखा है, इसीलिए आज मजदूर पलायन पे है, इसीलिए आज मजदूर मर रहा है, सड़क दुर्घटनाओं में मर रहा है, रेल दुर्घटनाओं में मर रहा है, बीमारी से, कोरोना से मर रहा है। जनता को अपनी मूर्खता से निजात दिलानी ही पड़ेगी और मीडिया, चारण भाट इसमें कोई काम नहीं आने वाले हैं। आप ये बताइए कि अभी जिस तरीके से 45 दिन में करीब 60,000 लोग जो है कोरोना से ग्रसित हुए, 18,000 लोग ठीक हो गए, 5,000 लोग मर गए करीब, ये तो रिपोर्टेड केस है। ओपीडी हर अस्पताल में बंद है, दूसरे मरीजों की मृत्यु हो रही है ट्रीटमेंट ना होने के अभाव में, उनकी रिपोर्टिंग कहीं नहीं हो रही है। यूं भी जो है कैंसर है, हार्ट है, टीबी है और 50 तरह की बीमारियां हैं जिससे लोगों की मृत्यु होती है, तो कोई भी मीडिया में इस तरह की कोई रिपोर्ट नहीं आ रही है 45 दिन में सिवाय कोरोना की। तो इसको आप जो है मीडिया का भी सरकार के साथ मिलकर एक षड्यंत्र मानती हैं, या मीडिया उन चीज़ों को क्यों नहीं दिखा रहा? उसको तो एक टैली में ये भी दिखाना चाहिए कि 45 दिन में कोरोना से तो जो है 5,000 लोग मरे हैं, लेकिन 2,000 लोग या 5,000 लोग या 3,000 लोग या जो भी फिगर है इस बीमारी से भी मरे हैं, इलाज ना होने की वजह से, अस्पताल बंद होने की वजह से, कोरोना के नाम पे और चीज़ों का इलाज भी बंद कर दिया गया है। ये कैसा योजना है सरकार की? इस पे आप क्या कहना चाहिए? भारत के इतिहास में ऐसे लोग हुआ करते थे जो राजा की यशोगान किया करते थे, राजा की प्रशस्ति किया करते थे। चारण और भाट होते थे, राजा के दरबार में नवरत्न होते थे जो कि राजा की प्रशंसा किया करते थे, राजा के कामों की, उसके व्यवहार की, उसके जो भी उसका काम होता था कि बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। मुझे लगता है कि आदिकाल में या प्राचीन भारत में जो इस तरह का काम जो लोग करते थे, चारण और भाट का काम और नवरत्नों का काम, वो ये काम आजकल भारत के मीडिया ने ले लिया है। भारत की मीडिया संस्था ने इस समय पूरी तरह से एक ही जिम्मेदारी उठा ली है कि सिर्फ राजा की और व्यवस्था सरकार की प्रशंसा की जाए। और सरकार क्या, बस राजा ही राजा, क्या बस सिर्फ राजा का ही नाम लिया जाता है कि राजा की प्रशंसा की जाए। आपने सही कहा, पूरे देश के अस्पताल बंद कर दिए गए, सारे ओपीडी बंद कर दिए गए और सिर्फ कोरोना से संबंधित केसेस आ रहे थे, बाकी केसेस आने बंद हो गए। जबकि 130 करोड़ की आबादी में इतने सारे लोग हैं जो कि इतनी सारी टर्मिनल इलनेसेस होती हैं, टीबी है, कैंसर है, हाई ब्लड प्रेशर है, हार्ट अटैक, हार्ट से, दिल से संबंधित बीमारियां, किडनी है, बहुत सारी तकलीफ़ें ऐसी होती हैं जिनके कारण आए दिन एक मृत्यु दर है, जो कि इसमें ये सारी बीमारियां जो उसका एक पार्ट होती है, उसके तहत बहुत सारे लोग मृत्यु गति को प्राप्त होते हैं। बहुत दुख की बात है। अब जब कोरोना आया तो जाहिर बात है कि ओपीडी बंद हो गए, इतने सारे लोग इलाज से वंचित हो गए, पीड़ित हो गए और अपने अपने घरों में या जहाँ भी है वो बीमारी से ग्रसित रहे। अब कोरोना इतनी बड़ी महामारी है, वैश्विक महामारी है, जिसका आज की तारीख में 78,000 केसेस हैं, 78,005 केस हैं आज की तारीख में, और 2,000 से ज़्यादा लोग, 2,500 से ज़्यादा लोग मृत्यु को प्राप्त हुए और कुछ 18-20 हज़ार लोग ठीक हो गए। मैं ये पूछती हूँ कि कोरोना का मृत्यु दर क्या इन सारी बीमारियों की मृत्यु दर से ज़्यादा है? एक ही तो फ़र्क है कि उन सारी बीमारियों की दवाई हमारे पास है, उनकी मेडिकल ट्रीटमेंट हमारे पास है। जो अभी ये बीमारियां हैं, कैंसर है और ये सारी है, बल्कि कैंसर में भी कहते हैं कि 2 से 8 साल ही व्यक्ति जी पाता है, उसके बाद उसके शरीर का अंत हो जाता है। मेरा कहने का मतलब ये है कि इन सारी बीमारियों से भी व्यक्ति मरता है और कोरोना क्या मृत्यु दर आज की तारीख में शायद 3% है या 3.24% है। तो ये इस मृत्यु दर के तहत मैं बीमारी को मैं उसकी सीरियसनेस को कम नहीं आंक रही हूँ। बहुत ही गंभीर बीमारी है, बहुत ही गंभीर है, लेकिन दूसरी बीमारियों से पीड़ित लोगों को भी अधिकार है अपनी बीमारी का इलाज कराने का। ये सरकार की जिम्मेदारी है कि अस्पताल की सुविधाएं न सिर्फ कोरोना के बीमारों को बल्कि हर बीमार को उपलब्ध कराई जाती,
हर बीमार को मुहैया कराई जाती। ठीक है, खांसी जुकाम बुखार का हम दवा क्रोसिन खा लेते हैं और ठीक हो जाते हैं, गरारे कर लेते हैं, हम लोग ठीक हो जाते हैं। लेकिन जो सीरियस गंभीर बीमारियां हैं उनके लिए सरकार को व्यवस्था बना के रखनी चाहिए थी, इलाज उपलब्ध कराते रहने चाहिए थे, और कोरोना का इलाज भी साथ साथ चलना चाहिए था। और आज भी तो सरकार आज अर्थव्यवस्था के मद्देनज़र आज भी तो लॉकडाउन खोलने पर मजबूर है ना। तो ये स्थिति हम पहले ही कर सकते थे कि जो जहाँ जहाँ जिसको गंभीरता को देखते हुए, बीमारी की गंभीरता को देखते हुए, जहाँ जहाँ जिसको ज़रूरत है इलाज मुहैया कराया जाना चाहिए था। अच्छा, दिल्ली में जो है और कई राज्यों में शराब जो है उसकी बिक्री को खोल दिया गया। तब की जो है होटल रेस्टोरेंट और खाने के जो है ढाबे और जो छोटे लेवल पे जो है धंधा कर रहे थे, जिनमें गरीब लोग जो है खाना खा सकते थे कम पैसे में, वो बंद है। और बहुत सी ज़रूरत की चीज़ें बंद हैं। क्या सबसे ज़रूरी शराब थी समाज के लिए, जिसको खोला गया कि रेवेन्यू लेने के नाम पे, जैसा कि आपने आंसर दिया कि रेवेन्यू तो तुम्हें और तरीके से तुमने लोगों से वसूल लिया हज़ारों करोड़ रुपए, लोगों की तनख्वाहें जबरन चंदा मांगना अलग बात है और हड़प लेना अलग बात है। मैं तो 2 कदम आगे की बात कहूँगा। आप डायरेक्ट काट रहे हो सरकारी कर्मचारी की 1 दिन की तनख्वाह, मांग नहीं रहे हो। मांग रहे हो तो वो उद्योगपतियों से, उनको लाभ पहुंचाने के लिए, लेकिन मजदूर, गरीब और वंचित समाज का कुछ नहीं हो रहा। और ये शराब जो है बिक रही है, इस पे आप क्या कहना चाहिए? ताकत होनी चाहिए। अगर संकल्प लें तो हम कुछ भी कर सकते हैं। यदि सरकार चाहे तो शराब को 1 मिनट में बंद कर सकती है। जिस दिन शराब बंद हो जाएगी उस दिन इस देश का नसीब सुधर जाएगा। क्योंकि शराब व्यक्ति को, उसके दिमाग को पूरी तरह से प्रभावित करती है, निष्क्रिय करती है, उसको आराम तलब कर देती है और व्यक्ति जीवन को जीने के लायक नहीं रहता। जिन तबकों के लिए इस समय शराब खोली गई है, सड़क पर मारामारी कर रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं और वो पूरी तरह से जो है लड़ रहे हैं। उनको लग रहा है कि शराब पी लें तो जी लें। और साथ साथ शराब के ऊपर भी टैक्स बढ़ा दिया उन्होंने। अभी 70% कोविड टैक्स उस पर, शराब पर लगाया है। तो सरकार के अंदर सामर्थ्य होनी चाहिए फैसले लेने की। यदि आज ऐसा नहीं है, सरकारों ने बंद किया है, जैसे बिहार सरकार में भी बंद है, वैसे गुजरात में भी 25-30 साल से बहुत समय से शराबबंदी है। पर वो अलग बात है कि छुप के पी जाती है और परमिट पे पी जाती है। लेकिन ये फैसला करना पड़ेगा, फैसले की घड़ी है। यदि ये फैसला सरकार कर ले और उसकी जगह पे, शराब की जगह पे सरकार व्यक्तियों के स्वास्थ्य पे ध्यान दे, स्वास्थ्य सेवाओं को बढ़ाए। और स्वास्थ्य बीमा की बात नहीं मैं कर रही हूँ, स्वास्थ्य सेवा, डायरेक्ट सेवा की बात कर रही हूँ। और ना ही मैं मोहल्ला क्लिनिक की बात कर रही हूँ, क्योंकि वो सिर्फ एक शोबाजी के तहत ये सब होता है, जिसमें पोस्टर, बैनर, शो, असली जो व्यक्ति को जो लाभ पहुँचना चाहिए वो बिल्कुल लाभ नहीं मिलता। सरकार को कदम उठाना ही पड़ेगा। आज नहीं तो कल सरकार को ये फैसला करना पड़ेगा। रेवेन्यू जनरेट करने के और भी तरीके हैं। लोगों को रोज़गार दे सरकार। रोज़गार देने के लिए सरकार को ऐसी एजेंसियों की स्थापना करनी पड़ेगी जहाँ पे काम हो। जैसे कि सिर्फ ये नहीं कि कौशल विकास के तहत लोगों को बाल काटना सिखा दिया, कंप्यूटर चलाना सिखा दिया, कपड़ा काटना सिखा दिया, उसके बाद सिखाया भी नहीं। असलियत तो ये है कि उनको सिखाया भी नहीं था। सब कागजी कार्रवाई हुई और कागजी कार्रवाई के बाद जो जहाँ था वो वहीं रह गया। जो स्लम्स में थे वो स्लम्स में रह गए। ना रोज़गार मिला, ना व्यवसाय मिला, ना उनको उनका कोई आर्थिक सशक्तिकरण हुआ, कुछ भी नहीं। तो इन हालात में सरकार को शराबबंदी की ओर कदम उठाना ही पड़ेगा। शराबबंदी करनी ही पड़ेगी। देर सबेर जल्दी हो जाए तो अच्छा है। जो आदमी सुबह से शाम तक भोजन नहीं कर पाता, जिसके पास 2 टाइम का खाना खाने के लायक भी आमदनी के साधन नहीं है, जिसका परिवार बिखरा हुआ है, यानी कि गांव में कहीं बच्चे पढ़ रहे हैं या नहीं भी पढ़ रहे हैं, जो वहाँ पे वंचित है, आर्थिक रूप से बिल्कुल हीन है, वो व्यक्ति शराब पीकर अपना समय पूरा करता है। उसको जीवन के प्रति कोई बहुत बड़ा कोई उसका संकल्प नहीं होता। बस उसे ये होता है कि सुबह से शाम तक खट खट के काम करना है, उसके बाद वो बहुत ही सस्ते किस्म की शराब खरीद के सो जाना है। ये बदलाव लाना पड़ेगा हमें। बदलाव हमें ये लाना पड़ेगा कि व्यक्ति के
के अंदर जो उसकी जो प्रतिभा है, जो व्यक्ति होने के नाते जो उसकी योग्यता है, उस योग्यता को हमें निखारना पड़ेगा। उसके स्वास्थ्य का ध्यान रखना पड़ेगा, उसकी शिक्षा का ध्यान रखना पड़ेगा, उसके अधिकारों की सुरक्षा करनी पड़ेगी। संविधान में उसके लिए जो भी उपलब्ध है उसके अधिकारों के रूप में, वो उसके अधिकार उसको देने पड़ेंगे। देने के बाद वो व्यक्ति इस देश का सामान्य नागरिक बनेगा, जागरूक नागरिक बनेगा, इस देश को आगे बढ़ाने के लिए योगदान देगा। न सिर्फ अर्थव्यवस्था में बल्कि राजनीतिक व्यवस्था में भी पूरी तरह से अपना योगदान देगा, आगे बढ़ेगा। तभी ये देश आगे बढ़ेगा, तभी ये देश विश्व का सर्वश्रेष्ठ सर्वशक्तिमान देश बन पाएगा।